बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे या जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा है भारत फिलीपींस का संबंध और वह भी दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन के विवाद के संदर्भों में। न्यूज ये है कि भारत द्वारा संभवतः पहली बार इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने का समर्थन का वादा भारत कर रहा है और दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन के विवाद के संदर्भ में भारत का इतना स्पष्ट जो है कहीं न कहीं जो कह सकते हो कि मत या विचार या स्पष्ट रुख कहीं न कहीं चीन भी इसको लेकर काफी तिलमिला गया है और भारत के दक्षिणी चीन सागर या चीन के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मजबूती को भी ये दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। दूसरा मुद्दा है एक मार्च के शुरुआत में ही एक किसान इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो खोला गया था AICCC, उसके तहत जो है कृषि क्षेत्र को लेकर जो है जो विभिन्न तरह की हमको जियो इन्फॉर्मेशन सूचना यानी जियो इन्फॉर्मेशन या IMD या जो भी भू भौगोलिक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पे कृषि क्षेत्र को लेकर एक कह सकते हो गंभीर प्रयास और एक एकीकृत अप्रोच अपनाते हुए ये कमांड सेंटर स्थापित किया गया है कृषि और कल्याण मंत्रालय में। तो इसको हम समझेंगे, इसके महत्व को हम समझेंगे। जहां तक तीसरा मुद्दा है, एक भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ILO द्वारा और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास संस्थान, दोनों मिलकर एक रिपोर्ट भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किए हैं। उसमें कुछ बातें आई है, कुछ अच्छी चीजें भी बताई गई, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि भारत में रोजगार को लेकर अभी कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और उसको लेकर उन्होंने कुछ निष्कर्ष या कुछ परिणाम बताए हैं और साथ ही साथ कुछ सुझाव दिए हैं कि कैसे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जहां तक पहला देखते हैं, पहले न्यूज को। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री हैं और इधर फिलीपींस के विदेश मंत्री हैं और संभवतः ये पहली बार हो रहा है। संभवतः इसलिए कह सकते हैं कि इतना कैटेगरियल रूप से भारत नहीं कहता है, चीन के साथ कन्फ्रंट नहीं लेता है। हालांकि हमारे फिलीपींस के रक्षा संबंध में अगर देखा जाए तो फिलीपींस वो पहला देश है जिसके साथ भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है। उन परिप्रेक्ष्य में और इसको देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री अभी मनीला या फिलीपींस की राजधानी के दौरे पर थे और वहां पे उन्होंने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि भारत फिलीपींस की जो संप्रभुता है, फिलीपींस अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो भी है उसका भारत पुरजोर समर्थन करता है और दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून या अनक्लॉज 1982 के जो प्रावधान है उसके आधार पे जो है हल करने की बात जो भारत कहता है। साथ ही में फिलीपींस के साथ कई सारे क्षेत्रों में समझौते, जिसमें रक्षा और स्ट्रेटेजिक समझौते, शिपिंग लाइन समझौते, कृषि क्षेत्र में समझौते आदि की बात करता है। और जो है हमारे विदेश मंत्री की ये बातें कहीं न कहीं चीन को नागवार गुजरी है, चीन को नहीं हो रही है, चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत द्वारा ऐसा किस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि जो देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया था और मालदीव में वो कहीं न कहीं जो है मालदीव को कहा था कि उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए कहा जाएगा। लगभग उसी तरह से बल्कि उससे ज्यादा कड़े शब्दों में भारत ने जो है फिलीपींस का समर्थन करके चीन को चेता दिया है कि भारत भी अब उसके पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है और यह दक्षिणी चीन सागर तक, ये हिंद महासागर की बात नहीं है रही, ये दक्षिणी चीन सागर तक पहुंचाने वाला है। और ये कहीं ना कहीं भारत फिलीपींस के संबंध में महत्वपूर्ण है, भारत आसियान के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, भारत चीन के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत जब चीन के पड़ोसी देशों के साथ ऐसा संबंध रख सकता है और चीन के गिदर भरती में नहीं आएगा तो अपने पड़ोसी देशों के साथ वो चीन की दादागिरी के लिए वो बिल्कुल खड़ा होगा। ये बात दुनिया के लिए भी भारत बता रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जो है 2 दिन की यात्रा पर जो है
फिलीपींस में थे और वहां पे उन्होंने मंगलवार 26 मार्च को एक बयान दिया, एक पत्रकार वार्ता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस को भारत का समर्थन पेश किया और क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस चीन के साथ समुद्री विवाद में उलझा हुआ है। ठीक है, अभी मामला ये चल रहा है कि काफी दिनों से देख रहे होंगे कि दक्षिणी चीन सागर में जो है उसके तटीय देश काफी समय से विवाद है चीन के साथ और अभी फिलीपींस के साथ वो विवाद कुछ ज्यादा गहरा गया है क्योंकि वहां पे चीनी कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के जो है नौसेना के बीच या उनके कोस्ट गार्ड के बीच में इस तरह की जो आपस में टकराव, वाटर कैनन और इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है और चीन के इस एग्रेशन को फिलीपींस की नौसेना जो है पूरे दुनिया के सामने जो है वीडियोग्राफी और इस तरह करके ला रही है। और इस मुद्दों के संदर्भ में भारत का ये कहना कि भारत का समर्थन पेश किया कि वह उसके संप्रभुता का समर्थन करता है। देखिए, भारत राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस का दृढ़ता से समर्थन करता है और रक्षा और सुरक्षा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना चाहता है। ये भारत के विदेश मंत्री ने कैटेगोरिकल स्पष्ट रूप से जो है कहा मनीला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। तो देखिए, भारत द्वारा फिलीपींस की संप्रभुता की सुरक्षा के समर्थन का वादा किया गया है। उसमें कैसे ये बात आई है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अभी वार्ता पे थे और मतलब फिलीपींस के दौरे पे थे और जब वो दौरे के दौरान उन्होंने दोनों देशों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान जब उनसे पूछा गया कि भारत जो है फिलीपींस का जो दक्षिणी चीन सागर में हित है उसको लेकर क्या कहना चाह रहा, खासतौर से चीन के विवाद में, तो उन्होंने कहा कि भारत फिलीपींस द्वारा अपने नेशनल जो है सॉवरेनिटी या राष्ट्रीय संप्रभुता के हितों के लिए जो भी किया जा रहा उसमें भारत पूरा समर्थन का वादा करता है। साथ ही में जो भारत और फिलीपींस के संबंध हैं उसको और प्रगाढ़ बन रहे हैं और उसको रक्षा सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में ले जाने का भारत पक्षधर है। और यह भी कहा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन को लेकर व्यवस्था है अनक्लाज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सीज 1982 उसके तहत किसी भी तरह के समुद्री विवादों का हल होना चाहिए। और इसमें मजेदार बात यह है कि ये विवाद इस अनक्लॉज के तहत जो है दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस ने चीन के अग्रेशन को ले गया था और 2016 में ही एक जो है रिजल्ट आया है, निर्णय आया था जिसको चीन मान नहीं रहा है, जिसमें फिलीपींस के दावेदारी को मजबूत किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में भारत द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहना कि वह जो है फिलीपींस की संप्रभुता का जो है समर्थन करता है, कहीं न कहीं भारत का फिलीपींस के साथ, फिलीपींस या जो आसियान देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने वाला और ये एक मैसेजिंग है चीन को भी और साथ ही में दुनिया के अनेक देशों को कि भारत जिसके साथ संबंध अब बना रहा है। पहले ये देखा जाता था भारत के साथ संबंध बड़े अच्छे रहते थे लेकिन टकराव से भारत बचता था, लेकिन अब भारत अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ खड़ा है उनके जो है इस तरह के किसी भी तरह के मुद्दे पर जहां पे वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सही है। क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस का मुद्दा ऐसा नहीं कि फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर पे जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए जो कानून है अनक्लॉज उसके तहत जो निर्णय है वो निर्णय है फिलीपींस के पक्ष में, जबकि चीन की क्या है दादागिरी चल रही है। इसलिए जो फिलीपींस की संप्रभुता है, वैसे भी हर देश को एक दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और फिलीपींस के साथ तो हमारे संबंध और गहराते जा रहे हैं। जब उनसे इसी तरह से जैसे देखिए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, यह जरूरी है कि भारत और फिलीपींस उभरते मॉडल को आकार देने के लिए अधिक निकटता से सहयोग करें। साथ ही हर देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने और लागू करने का अधिकार है। और भारत कह रहे हैं विदेश मंत्री कि भारत फिलीपींस के इस अधिकारों को प्राप्त कराने का समर्थन जो है करता रहेगा, स्पष्ट रूप से कहा। साथ ही जब ये पूछा गया उनसे कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग और उसको लेकर क्या कर रहा है और उसका दक्षिणी चीन खासतौर से दक्षिणी चीन सागर को लेकर, तो विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए भारत और फिलीपींस के संबंध मजबूत हैं और बहुत तेजी से और गहराई से मजबूत होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइक माइंडेड देश हैं, लोकतांत्रिक देश है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के हितों को संरक्षित करते हैं। ऐसे में हमारे संबंध
जो परंपरागत और उसके कूटनीतिक संबंधों से ज्यादा बढ़ते हुए आर्थिक जो है सामरिक और रक्षा सहयोग तक भी बढ़ेंगे, और इसमें किसी अन्य देश को उसके उस अन्य देश के चश्मे या अन्य मुद्दे यानी दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है। यह जो है यह आज स्वाभाविक है। देखिए, यह स्वाभाविक है कि जिन दो देशों के बीच विश्वास और सहजता इतनी तेजी से बढ़ रही हो, हम सहयोग के विभिन्न नए क्षेत्रों पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से रक्षा व सुरक्षा भी उसमें एक है। आप ये अगर देखा जाए तो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, जो कह सकते हो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल है, वह हमने फिलीपींस, हमारा पहला देश है जिसको हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और जो है फिलीपींस हो या जो है इस आसियान कंट्री हो, उसमें भारत का स्ट्रेटेजिक हित है। कैसे है? भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू कर रखी है, यानी कि पूर्व की ओर कार्य करो नीति, जिसमें जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट प्रमुख भूमिका निभा रहा है। साथ ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो जुड़ाव है उन दोनों, यानी एक ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक दोनों के लिए आसियान और दक्षिणी चीन सागर के जो देश है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे दक्षिणी चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता हो, एक दूसरे के देशों को आने जाने की स्वतंत्रता हो। इसलिए हमारा हित है कि हम फिलीपींस के साथ खड़े रहे किसी भी तरह के एडवर्स जो है उस पे, जब उसकी संप्रभुता के खिलाफ या उसके दावे के खिलाफ कोई एडवर्स अगर चीजें हो रही हो। ठीक है, दोनों देशों के मध्य संबंधों के अन्य पक्ष हैं, यही नहीं कि सिर्फ कूटनीतिक और वो है। हमने जो है देखिए, हमने जो है कृषि के क्षेत्र में भी समझौता किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, क्षमता निर्माण के क्षेत्र में किया है। भारतीय कंपनियां आसियान राष्ट्रों में सक्रिय हैं और कारपोरेट सहभागिता बढ़ाने में रुचि दिखा रही हैं। अगर देखा जाए तो दो भारत और फिलीपींस दोनों समुद्र के रास्ते जुड़े हुए हैं, और इन दोनों चीजों को देखते हुए भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री जो है सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और यह समुद्री सहयोग जो है मेनली जो है व्हाइट शिपिंग पर जो है, व्हाइट शिपिंग को लेकर जो है पिछले साल समझौता भी हुआ है। व्हाइट शिपिंग ये होता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में व्हाइट शिपिंग मतलब जो कमर्शियल परिवहन होता है उसको व्हाइट शिपिंग बोला जाता है, जो नेवल होता है उसे ग्रे बोला जाता है, और जो अनऑथराइज्ड होता है या इलीगल परिवहन होता है उसको ब्लैक शिपिंग बोलते हैं। तो हमारे और जो है फिलीपींस के बीच व्हाइट शिपिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। खासतौर से हम समुद्र के जो है कह सकते हो ना कि नौसैनिक सहयोग के तरफ भी, खासतौर से कोस्ट गार्ड और इसको लेकर भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है एक नेवल शिप जो है, एक शिप जो है वहां पे मनीला में है, और हमारे विदेश मंत्री अपने उस शिप पर भी गए थे और वहां से उन्होंने दुनिया को कहा कि भारत जो है समुद्र के क्षेत्र में न केवल परिवहन और विकास बल्कि पर्यावरण और आदि क्षेत्रों में भी सहयोग करने का क्या है, इच्छुक है। तो ये सारी चीजें देखिए, और भारत के आसियान सहयोग के लिए एक कोऑर्डिनेटर के रूप में फिलीपींस की जो है अपनी भूमिका फिलीपींस निभाने के लिए तैयार है। ऐसे में इस क्षेत्र में संबंधों को गहरा करने और कनेक्टिविटी के निर्माण की उम्मीदें बढ़ गई है। अब प्रश्न है कि भारत तो देख लिया, इसका जो है चीन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आएगी। तो निश्चित रूप से हमारे विदेश मंत्री द्वारा, चलो पहले देख लेते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव क्या है, जो मुद्दा है। तो देखिए, ये पहले मैप के रूप में देखें तो ये है पूरा दक्षिणी चीन सागर, जो ये येलो येलो से डॉट है। इसमें चीन है एक तरफ, ताइवान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई दारुसलाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है। यानी लाओस को छोड़कर और म्यांमार को छोड़कर आसियान के समस्त देश कहीं न कहीं इस दक्षिणी चीन सागर से जुड़े हुए हैं, जिसमें देखा जाए तो ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और जो है वियतनाम, ये देश हैं जिनके जो है साथ जिनका विवाद चीन के साथ ही दक्षिणी चीन सागर में चल रहा है। ये 5-6 देश, और ये रहा फिलीपींस। और इस फिलीपींस का ही यहाँ स्पार्टली आइलैंड है, इसको लेकर जो है यहाँ पे एक अटॉल है, वहां पे एक फिलीपींस ने एक अपना जहाज पार्क कर रखा है, पुराना जहाज। और वहां पे जब वो सप्लाई पहुंचाने के लिए जब उसकी सेना, नौसेना जा रही थी, तो चीनी कोस्ट गार्ड और वहां के लोगों ने उस पे जो है वाटर कैनन और इस तरह से हमला किया, जिसमें 4 फिलीपीनी नौसैनिक जो है घायल भी हुए थे। और इसको लेकर जो है काफी विवाद बढ़ा है, और ऐसे में ये मामला जो है कहीं न कहीं विवादित हो गया था। और उसी संदर्भ में जो है
जब भारत से पूछा गया कि भारत के विदेश मंत्री से कि क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज है कि भारत फिलीपींस की संप्रभुता, देखिए हर देश के पास उसके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाने या जो अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो है वो संप्रभु अधिकार है। हर देश समुद्री सीमा में अनक्लॉज 1982 के तहत गाइडेड है, और ऐसे में कोई एक देश द्वारा दूसरे देश पे जो है ताकत का प्रयोग या फोर्स का प्रयोग कहीं न कहीं ये अनुचित है, इसलिए भारत ने फिलीपींस का सहयोग किया है। लेकिन अब वो सहयोग का चीन की क्या प्रतिक्रिया है, तो चीन बिल्कुल तिलमिला गया है। उसको उम्मीद नहीं थी कि भारत के द्वारा इतना इस तरह का स्पष्ट कैटेगराइजेशन, हालांकि भारत अभी तक कहता रहा है कि दक्षिणी चीन सागर में विवाद को लेकर चिंतित है, ये है वो है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए, लेकिन संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री ने, यानी विदेश मंत्री के लेवल का व्यक्ति अगर ये कह रहा है, यानी देख सकते हो कि ऑफिशियल ये बात कही जा रही है कि भारत दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के संप्रभुता के लिए जो उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का वो समर्थन करता है दृढ़ता पूर्वक। ये कहीं ना कहीं चीन को लेकर काफी चीन को एक काफी झटका या सदमा देने वाला होगा, और इसकी प्रतिक्रिया भी चीन से दिखाई दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब भारत के विदेश मंत्री के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और कोई भी तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। यानी वो कह रहा है कि भारत की इसमें कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, इसमें भूमिका नहीं है। दूसरा, हम संबंधित पक्ष से दक्षिणी चीन सागर के मुद्दों के तथ्यों का सामना करने, चीन की संप्रभुता समृद्धि, यानी अपना अपना ब्ला 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 उसने किया। कुल मिला के वो कह रहा है कि दक्षिणी चीन सागर में भारत की कोई भूमिका नहीं है, और देखिए दक्षिणी चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय देशों द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान करने का आग्रह करता है। यानी कि वो चाह रहा है कि भारत जो है, जो क्षेत्रीय देश है, जो छोटे छोटे आसियान कंट्री हैं जिनको जब चाहे चीन धकिया ले, उनमें उनको सहयोग करने की बात न करे, यानी आराम से चीन को उनको कब्जा करने दे सके। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के वहां पे स्ट्रेटेजिक हित है। पूरा दक्षिणी चीन सागर एक जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा है और एक बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का है, और उस क्षेत्र में भारत के आर्थिक हित है, सामरिक हित है, और साथ ही साथ उन क्षेत्र के देशों के साथ भारत के बड़े जो है मजबूत संबंध हैं। और अगर देखा जाए तो भारत चीन के बीच जो अभी कुछ समय से विवाद चल रहा है, यानी चीन जो है कह सकते हो कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बार बार कह रहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, 2-3 बार कह चुका है। मालदीव को लेकर जो है मालदीव में मुज्जू को बहुत वो कर रहा, सहमत दे रहा है। इन सब सारी चीजों के बीच में ये भारत का चीन को करारा जवाब है कि अगर आप हमको लेकर कुछ करेंगे तो आपके जो सही मुद्दे हैं उसको उठाने में अब भारत संकोच नहीं करेगा। अब भारत एग्रेसिवली अब अपने जो है अपने संबंधों को, अपने रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगा, और इसमें कोई टकराव भी नहीं है, क्योंकि अनक्लॉज का नियम जो है रूल्स, निर्णय जो है हेग का जो है 2016 का निर्णय फिलीपींस के पक्ष में है, चीन के अगेंस्ट में है, जिसको चीन स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये है। इसके बाद अगला देखते हैं, कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यह एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जिसकी स्थापना कृषि और कल्याण मंत्रालय में की गई है, और यह कृषि क्षेत्र को लेकर जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न सारे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर या उपग्रह या जो भी बहुत सारे जो जीआईएस डेटा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सूचनाएं हैं, उसको आपस में एकीकृत कर और उसके आधार पर बेहतर निर्णय लेने, किसानों और कृषि के क्षेत्र में बेहतर विकास करने को लेकर जो है ये अपनाया गया है। तो इसको आइए देखते हैं। परिचय अगर इसके बारे में देख ले तो इस महीने की शुरुआत में ही कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कृषि और भवन में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, जो इस क्षेत्र के सभी डिजिटल नवाचारों का एक स्क्रीन डैशबोर्ड होगा। इसमें तकरीबन 52 इंच के कई सारे स्क्रीन एक साथ लगे हैं, जैसे पूरे भारत के कृषि क्षेत्र को लेकर जो है यहाँ पे कमांड और कंट्रोल सेंटर बना है, यानी कि भारत के कृषि क्षेत्र को एक एकीकृत आधार पे, वहां पे जहां भी एकीकृत आधार पे एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है जो कि जो है माइक्रो लेवल पे
एकदम सूक्ष्म और स्थानीय लेवल पर, यहाँ तक कि कई बार किसानों के लेवल पर भी जाके समस्याओं को हल करने को लेकर ये चीजें लाई गई है। ठीक है, और एआईसीसी को कृषि पद्धतियों के उन्नत के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के एक महत्वपूर्ण छलांग इसमें जो है बताया गया है। ये क्या है, यानी कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र क्या है, अगर इसके बारे में देखें तो यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में स्थित है और इसमें कई आईटी एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्मों शामिल हैं जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। और AICC यानी जो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर है, यह तापमान, वर्षा, हवा की गति, फसल की पैदावार, उत्पादन अनुमानों पर बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने, संसाधित करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और इसे ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करने का काम करेगा। यानी इस तापमान, वर्षा, हवा की गति, फसल, यानी कृषि क्षेत्र के लिए जो भी भौगोलिक आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को विभिन्न आईटी एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे कि जो है जो रिमोट सेंसिंग डेटा है, आईएमडी से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो डेटा आएगा, जो जीआईएस से डेटा आएगा, इन सारे डेटाओं को एकत्र करेगा और उसको संसाधित करेगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगा और साथ ही में उसको ग्राफिकल रूप से बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ताकि भारत में कृषि क्षेत्र के बारे में बेहतर समझ किया जा सके और सही ढंग से निर्णय लिया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य है कि एआईसीसी रिमोट सेंसिंग सहित कई स्रोतों, अब देखिए किन किन स्रोतों से सूचनाएं आएंगी, जैसे मृदा सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्लाट स्तरीय डेटा, यानी जो खेतों के स्तर पे जो डेटा आएगा, भारत मौसम विज्ञान से जो है मौसम का जो डेटा मिलेगा, डिजिटल फसल सर्वेक्षण से बुआई के बारे में जो डेटा मिलेगा, भूमि की जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग जो होगी उसके एप्लीकेशन से जो भूमि के बारे में पता चलेगा, कृषि मैपर से किसान और खेत से संबंधित डेटा मिलेगा, कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल से जो है बाजार के बारे में क्या खुफिया जानकारी की, क्या बाजार में क्या चलने वाला है, क्या कीमतें बढ़ेंगी, क्या घटेंगी, इनके बारे में जानकारी रहेगी। और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण भी लगाया जाएगा कि किससे कितना उपज, यानी इस सामान्य फसल सर्वेक्षण से उपज अनुमान, ये सारी जो डेटा होगी उसको एक साथ भू स्थानिक रूप से जियो जो है स्टैंड आधारित रूप से जो है जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र की व्यापक निगरानी को क्या करेगा, सक्षम करेगा। और इसके विजुअलाइजेशन के माध्यम से ये जो एआईसीसी पारिस्थितिकी तंत्र को त्वरित रूप से किसानों से जोड़ा जाएगा और इसे किसान के लिए जो पीएम किसान के तहत जो चैटबॉट है, जिस पर किसान फोन करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, उनसे भी जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे स्थित जो एक ट्रैकिंग वाला है, वहाँ उसको एक जरूरत पड़ने पे किसानों के कॉल सेंटर के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो पीएम किसान का चैटबॉट है, इसे आगे बढ़ा के किसान कॉल सेंटर के रूप में, और किसान स्पेसिफिक कोई समस्या होगा उसको भी इससे पूरा किया जा सकता है। तो इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग तो देखिए, किसानों के विभिन्न मुद्दों में सलाह के लिए, अब किसानों के विभिन्न मुद्दों में सलाह के लिए कि भाई मौसम कैसा है, बाजार की कीमतें कैसी रह सकती हैं, आपके यहाँ वर्षा की क्या स्थिति रह सकती है, बीज का क्या रह सकता है, उर्वरक की क्या रह सकती है, इन सारे की आवश्यकताओं और उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर किसानों को रियल टाइम और एग्जैक्ट सटीक जो है सूचनाएं दी जा सकती है। दूसरा है वर्षा और सूखे की कार्रवाई में सुगमता। अब देखिए इस यहाँ पे ढेर सारे सूचनाओं का एक साथ एकीकरण होगा और उस सूचनाओं के आधार पे प्रशासन वर्षा और सूखे की स्थिति को निगरानी करने में, उसके कारणों को जानने में, उससे जो पैदावार में होने वाली कमी आदि को अनुमान लगाने में और उसके लिए कार्रवाई करने में तेजी से सक्षम हो सकता है। साथ ही में इसके तहत फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे अभी हमारा बल है कि धान की जगह अन्य फसलों पर आगे चला जा सके, तो उसको लेकर जो है इससे जो प्राप्त सूचनाओं को जो है, और सूचनाएं ऐसी नहीं कि जो मनमानी, जो स्पष्ट और रियल टाइम सूचनाएं उपलब्ध होंगी, उन सूचनाओं के आधार पे भारत में फसल विविधीकरण को अपनाने का मैप बनाया जा सकता है, प्लान बनाया जा सकता है, किसानों के बारे में बताया जा सकता है कि कहाँ पे
फसल विविधीकरण को अपनाया जा सकता है, वहां पे क्या समस्याएं आएंगी, क्या अवसर आएंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही में उपज का सत्यापन भी किया जा सकता है इसके तहत रियल टाइम। जैसे एक एस्टेक जो एप्लीकेशन है उसमें किसानों की उपज के बारे में भी जानकारी होगी, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो है कृषि एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ जाएगा। और ये कमांड कंट्रोल सिस्टम कहाँ स्थापित है? कृषि और कल्याण मंत्रालय में यानी कृषि भवन में स्थापित है, जो कि कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत के लिए नीतियां जहां पे बनाई जाती है। और ऐसे में इसके स्थापना से वो नीतियां ज्यादा बेहतर, ज्यादा तकनीक उन्मुख और ज्यादा किसान ओरिएंटेड हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला है भारत में रोजगार की स्थिति खराब हुई है। आईएलओ की एक रिपोर्ट है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। एक्चुअल में ये आईएलओ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या मानव विकास संस्थान द्वारा और आईएलओ के सहयोग से ये भारत में लेबर इसकी स्थिति को लेकर बनाया गया है। इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कोरोना के बाद से स्थिति सुधरी है। हालांकि इसमें 2000 से लेकर 2022 तक का बताया कि 2019 तक स्थिति ठीक थी, कोरोना के कारण स्थिति सुधरी है, मतलब गड़बड़ हुई थी, फिर सुधार आया है। लेकिन पुनः अभी कुछ समस्या है, खास तौर से यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। जो हमारा 15 से 22 साल का जो युवा है, जो बिल्कुल नया नया है, उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर समस्याएं बनी हुई है। या तो उसकी भागीदारी कम है, या अगर भागीदारी बढ़ी भी है तो उन क्षेत्रों में बढ़ी है जिसमें रोजगार जो है बेहतर रोजगार नहीं है या जो है रोजगार का स्तर अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं कि मुद्दा क्या है। तो देखिए, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 26 मार्च को यानी कल ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसमें यह कहा गया है कि 2000 से 2019 के दौरान दीर्घकालिक गिरावट के बाद हाल के वर्षों में भारत के समग्र संबल भागीदारी, कार्यबल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार हुआ है, फिर भी रोजगार की स्थिति खराब बनी हुई है। इसको समझने के बारे में, जानने के बारे में ये कहा गया है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्ष, समस्याएं बताई गई हैं और रोजगार की स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो दोनों पहलू इसमें शामिल है, उसको हम देखते हैं। ये बताता है कि वर्ष 2021 में भारत की आबादी में 27% युवा आबादी थी। यूथ जो है उसका परसेंटेज भारत की आबादी में 2021 में 27% था। हालांकि 2036 में ये घटेगा, घट के कितना हो जाएगा? 21%। उसके पीछे ये कारण है कि अभी हम जो कहीं ना कहीं बच्चे हैं, वो अभी जो हमारा पिछला दशक था, जो सबसे तेज ग्रोथ का दशक था, वो युवा हो जाएंगे और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो नई जो जन्म है, दर है, वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट स्थिति में हो गई है। इसलिए अब थोड़ा जाके कहीं ना कहीं युवाओं की आबादी थोड़ी सी घटेगी। लेकिन इसके बावजूद भी तब तक हर साल 70 से 80 लाख युवा जो है कार्यबल में जुड़ते जाएंगे। और जो ये युवा जुड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है। यानी देखा जाए तो हर साल 70 से 80 लाख युवा जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है हमारे कार्यबल में। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि वयस्क या एडल्ट लोगों को जो रोजगार मिला है उसकी अपेक्षा जो यूथ को रोजगार मिल रहा है वो काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है। साथ ही कमजोर व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्रों में युवाओं के नियोजित होने की संभावना अधिक है। यानी जो बेहतर क्षेत्र है वो युवाओं को रोजगार जो है फॉर्मल सेक्टर में या बेहतर सेक्टर में नहीं मिल पा रहा है। वो मिल किस में रहा है? कम खराब गुणवत्ता वाला या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मिल रहा है। हालांकि आईएलओ ने कहा कि 2000 से लेकर 2019 के दौरान कम उत्पादकता वाली कृषि से अपेक्षाकृत उच्च उत्पादकता वाले गैर कृषि क्षेत्रों की ओर बदलाव हुआ है। यानी पिछले 19 सालों में 2019 तक गैर कृषि से कृषि क्षेत्र से गैर कृषि के क्षेत्र में, यानी आप देखेंगे तो उसमें भी अभी नीचे देखेंगे कि स्वयं एम्प्लॉयड से जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बदलाव हुआ है। लेकिन यह प्रवृत्ति कम हो गई है और 2019 और 2022 के बाद यानी कोरोना के बाद ये चीजें रिवर्सिबल हो गई है। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा भागीदारी हो रही थी, जो है सेल्फ एम्प्लॉयड या कृषि क्षेत्र से कम हो रही थी, 2019 के बाद वो कम होते होते एकाएक पुनः जो है
बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बात इसमें कह रहे हैं। और इसको देखिए, इसमें देख सकते हैं, देखिए स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, ये रेगुलर ये वाला है, सेल्फ एम्प्लॉयड इधर से है और कैजुअल इधर से है। तो 2000 में 50% सेल्फ एम्प्लॉयड था और कैजुअल 37% थे। यानी गुणवत्ता कृत्य से देखा जाए तो 13% यूथ 2000 वर्ष 2000 में बेहतर रोजगार में था, जो 2019 में 32% हो गया। लेकिन या फिर देखिए कि 22 में ये फिर 28% हो गया। यानी कि बढ़ा तो 32 तक, यहां तक कम होते होते यानी 12 में 21 था, बढ़ा। यानी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में यूथ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लेकिन 2019 से 2022 के बाद ये जो है कम हो गई, यानी पलट गई, यानी थोड़ा सा परसेंटेज वाइज घट गया है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है जो ये बात बता रहा है। और साथ ही में इस रिपोर्ट में कह रहा है कि सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर जो है स्नातक डिग्री वाले युवाएं जो हैं, यानी बैचलर डिग्री वाले जो युवा हैं उनमें है, और पुरुषों की तुलना में बेरोजगारी महिलाओं में अधिक है। ये बात इसमें कह रहा है। साथ ही ये रिपोर्ट कह रही है कि ऐसी महिलाएं जो न रोजगार में है, न शिक्षा में है, न प्रशिक्षण में है, ऐसी यूथ, यानी ऐसे युवा महिलाएं, यूथ जो है महिलाएं जो न शिक्षा ले रही है, न रोजगार प्राप्त कर रही, न प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है, वो जो यानी उनकी संख्या जो है, अगर उनका परसेंटेज देखें कि जो उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा 5 गुना है। यानी पुरुष जहां जो कि यूथ 48.4% रोजगार में है, वहीं महिला यूथ 9.8% है। यानी कि रोजगार की जो स्थिति है खासतौर से यूथ को लेकर, वो महिलाओं के लिए और भी ज्यादा खराब स्थिति में है। और वही लॉकडाउन में कहा गया कि युवा रोजगार प्रतिशत पर अगर गौर करें तो युवा आए हैं, लेकिन वह ऐसे में गए हैं जो कि बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां नहीं है। तो अब यह है कि इसमें रोजगार में सुधार के लिए यह रिपोर्ट, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 कुछ सुझाव देती है। यह रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत में रोजगार के लिए अगर कार्रवाई करनी है तो 5 प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर बल देना होगा। उसमें एक है कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा, यानी बगैर रोजगार सृजन किए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किए काम नहीं चलेगा। दूसरा, जो रोजगार है उसकी गुणवत्ता में सुधार होना होगा, यानी जो रोजगार वृद्धि हो वो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, और साथ ही में उसके साथ सेवा शर्तें, वेतन आदि बेहतर हो। और श्रम बाजार की जो असमानताएं हैं उसको संबोधित करना होगा। जैसे अभी देखे हैं कि पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की, अगर यूथ के लिए देखा जाए, यूथ महिला की, तो 1/5 गुना महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, श्रम बाजार में असमानता है, वो कुछ चीजों से जुड़ी हुई है, उसको दूर करने के लिए ये बताता है। और कौशल और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को मजबूत करना पड़ेगा, यानी स्किल बढ़ाना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको भी देखना पड़ेगा। और श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी, यानी श्रम बाजार यानी एम्प्लॉयमेंट मार्केट पे क्या पैटर्न चल रहा है, क्या रोजगार आ रहा है, क्या डिमांड है, और आपूर्ति पक्ष यानी सप्लाई पक्ष, यानी जो रोजगार है, युवा यूथ जो रोजगार के लिए जा रहा है, उसके बीच में जो नॉलेज में गैप है, इस गैप को पाटने की आवश्यकता है। और इन्हीं प्रमुख 5 नीतिगत क्षेत्रों पे उसने सुझाव दिया है कि उत्पादक गैर कृषि रोजगार को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देने पड़ेगा। जैसे पहला नीतिगत था ना कि कृषि जो है रोजगार का जनरेशन सृजन बढ़ाना पड़ेगा, तो रोजगार सृजन किस में करना पड़ेगा, गैर कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादक गैर कृषि क्षेत्र, यानी ऐसा गैर कृषि क्षेत्र जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाला हो, उसमें उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। उसको इसके लिए आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है, खासकर किसमें, विनिर्माण क्षेत्र में। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर इतना ध्यान क्यों दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि सर्विस इंडस्ट्री की एक सीमा है, और कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा, कृषि क्षेत्र में जितना ज्यादा रोजगार रहेगा, समझ लीजिए देश में उतनी ज्यादा गरीबी और विषमता रहेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र की भी एक सीमा है रोजगार जनरेट करने की और आय जनरेट करने की। रोजगार तो ज्यादा कर सकती है, लेकिन आय जनरेट करने की कृषि की एक सीमा है। ऐसे में जो कृषि क्षेत्र से बहुत ज्यादा जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर है, उसको हमें दूसरे क्षेत्र में ले जाना होगा, और वो दूसरा क्षेत्र कौन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वही वो क्षेत्र है जो उत्पादक कृषि रोजगार को कर सकता है, और यही वो क्षेत्र है जो भारत में प्रचुर मात्रा में अकुशल श्रम को अवशोषित कर सकता है,
और साथ ही में चुनिंदा सेवाओं के साथ जुड़ने के लिए भी श्रम गहन विनिर्माण रोजगार को प्राथमिकता देने की जरूरत है। और ये विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार भी आएगा वो किस में आएगा, एसएमई सेक्टर में मेन आएगा, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों में यह सेमी स्किल या अनस्किल जो लेबर फोर्स का रोजगार जनरेट होगा निर्माण में भी, वो भी एसएमई सेक्टर में इसमें आएगा। और इस एसएमई सेक्टर को भी ध्यान देना पड़ेगा कि डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की जो आगे आने वाली जो अवसर है उसको इनके साथ समायोजित किया जा सके ताकि इन क्षेत्रों में रोजगार को जनरेट किया जा सके। साथ ही में जो अभी बताया गया ना कि भारत में रोजगार को जो समावेशी होना होगा, तो भारत में एक केयर इकोनॉमी, देखभाल वाली इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एक तो केयर इकोनॉमी को आने से हम जैसे कि देखा कि जापान में जो ह्यूमनॉमिक्स था जो आबे का, कि महिलाओं के लिए रोजगार में आना आसान हो जाता है। दूसरे केयर इकोनॉमी में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इसलिए भारत को देखभाल क्षेत्र या केयर इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे उन क्षेत्रों में निवेश और विनियमन करके नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है जो युवा लोगों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। खास तौर से ये जो केयर इकोनॉमी है ये महिलाओं के लिए जो है, महिला यूथ के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण रोजगार का एक बेहतर सेक्टर हो सकती है। ठीक है। और इसमें एक बात और कहा गया है कि देखिए ये रोजगार के लिए रिपोर्ट है, लेकिन इसमें रोजगार से जुड़ी हुई जो समावेशी विकास की बात की जा रही है उसमें है कि भारत में शहरीकरण बढ़ेगा और प्रवासन की उच्च दर होगी, यानी रोजगार ज्यादातर कहां पे, शहरी क्षेत्रों में जनरेट होगा। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जो शहरीकरण और प्रवासन के साथ साथ जो समस्या आएगी प्रवासियों के सामने, महिलाओं के सामने और गरीब युवाओं के सामने। प्रवासी अपने आएंगे तो उनके लिए रोज जो है रहने, परिवहन, इस तरह की समस्याएं। महिलाएं, क्योंकि महिलाओं पर अब दोहरी जिम्मेदारी होगी, आर्थिक जिम्मेदारी भी होगी, परिवार की भी जिम्मेदारी होगी। और जो गरीब युवा होंगे जो वो उनकी जरूरतों को ध्यान में उनको पूरा करने के लिए भी एक समावेशी शहरी नीति की आवश्यकता है, वह ये बात रिपोर्ट कहती है। तो देखा जाए तो ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 से लेकर 2019 के बीच में रोजगार के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 19 के बाद स्थिति पलट गई है और उसको दूर करने की जरूरत है, खासतौर से यूथ सेक्टर के लिए, जो हमारा यूथ है और उसमें भी महिला के लिए। और इसके लेकर जो कुछ 5 रणनीतियां बताई हैं कि रोजगार के नए क्षेत्रों यानी नए रोजगार सृजन को देखना पड़ेगा, रोजगार में समावेशिता को लाने की जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारी नीतियां जैसे कि रोजगार और जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसके लिए जो नॉलेज गैप है उसको भी भरने की जरूरत है। और साथ ही में एक ऐसी समावेशी शहरी नीति की आवश्यकता है जो बढ़ते शहरीकरण और प्रवासन की समस्याओं से जुड़ी हुई युवा, महिला, प्रवासी, महिला और गरीब युवाओं की समस्याओं को समायोजित कर सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।